हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस साइंस के वीडियो में। और साइंस के प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे विस्तार में। तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा आ चुका है, फंगस किस प्रकार का जीव है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या क्या है? मृतजीवी, मांसाहारी, परजीवी, या फिर एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फंगस का सेंस क्या होता है? कवक की बात हो रही है, तो ये क्या है? मृतजीवी। और क्या होता है? परजीवी भी होता है, यानी कि ए और सी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, एक से अधिक। अब इससे संबंधित बात करें कि और क्या हम जान सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें पॉइंट जो मेन बन सकता है कि जब बात आएगी मृतो परजीवी, इस तरह से लिख लीजिएगा कि मृतो परजीवी कवक प्रायः किस पर पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया खाद्य पदार्थ, अचार, रोटी। फंगस को समझिए फफूंदी हिंदी में बोलते हैं। एग्जैक्ट हिंदी जानना तो हिंदी देखते होंगे, रोटी ज्यादा दिन रह जाएगा तो उस पे हल्का हल्का दाना टाइप का हो जाता है, वो क्या रहता है? फफूंदी रहता है, फंगस लग जाता है। तो रोटी हो गया, या फिर फल पे, मुरब्बा हो गया, चमड़ा आदि पर क्या होता है? पाया जाता है, आदि पाया जाता है। मृतो परजीवी कवक की बात हुई, ठीक है। वही बात करें परजीवी कवक, तो परजीवी कवक जो है क्या है कि पोषक पौधे के कोशिका के क्या होता है? कोशिका के बाह्य भाग पर उगता है। तो इसको भी आप ध्यान लीजिएगा, रख लीजिएगा कि किस भाग पर उगता है, तो बाह्य भाग पे उगते हैं। दोनों का ये जान गए। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कवक की बात आई है तो कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कई बार प्रश्न ये पूछा भी जा चुका है। कवक का अध्ययन की अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और कवक के बाद अगर ध्यान करें तो इसी के साथ ध्यान रख लीजिएगा कि शैवाल का अध्ययन भी पूछ लिया जाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तब ध्यान रख लेना है फाइकोलॉजी। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब जानेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? अब बियर की बात आ गई है कि इसके फर्मेंटेशन यानी कि अल्कोहल से संबंधित प्रश्न आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या क्या है, पेनिसिलियम, या फिर ईस्ट, या फिर क्लब फंगाई, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्यान रखेंगे कि बियर के फर्मेंटेशन में क्या प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है ईस्ट, ठीक है। वही बात करें, एक एक पॉइंट आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, कवक। देखिए इसके पहले भी हम लोग कवक से रिलेटेड जान कि कवक सैकेरोमाइसीज, नाम नोट डाउन जरूर करिएगा। सैकेरोमाइसीज सेरेबीसी से क्या होता है? बियर तैयार किया जाता है, यानी कि ये किस कवक के द्वारा तैयार किया जाता है बियर, तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए कि सैकेरोमाइसीज सेरेबेसी से बियर तैयार किया जाता है, ठीक है। वही बात करें पेनिसिलियम का, जो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो पेनिसिलियम से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या पता इसी से प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए। तो पेनिसिलियम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि केमम बर्टी तथा
पेनिसिलियम, एक एक बिंदु आपको महत्वपूर्ण बताया जा रहा है तो नोट डाउन जरूर किया कीजिए। पेनिसिलियम रॉक्यूफार्टी, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रॉक्यूफार्टी जो है पनीर बनाने के काम में आता है। तो पनीर आप लोग खाते हैं तो पनीर से नंबर भी परीक्षा में याद रखिए कि क्या पूछ सकता है, कि पनीर बनाने के काम आते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या आ चुका है? डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। काफी बार ये प्रश्न कई सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको ज्यादा ध्यान थोड़ा दीजिएगा। संरचना की खोज हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाटसन, और क्या हो जाएगा फ्रांसिस किक, दोनों दिया हुआ है, इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह मॉडल इन्होंने कब तैयार किया था? ईस्वी भी ध्यान रख सकते हैं, 1953 में तैयार किया था। कब तैयार किया था? तो 1953 में तैयार किया था। तो इसमें आपको बस यही ध्यान रख लेना, कई बार आपको पूछा भी जा रहा है। यहाँ देखिए, आपसे ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, डबल हेलिक्स संरचना की खोज। तो क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। फ्रांसिस की ये है, अगर आपसे ये पूछ देता कि डीएनए के खोज करता, डीएनए के खोज करता, तब कौन हो जाएंगे? तब हो जाएंगे फ्रेडरिक मीसन। और ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए कई बार आपको हम बता चुके हैं, कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक मीसन। चलिए बढ़ेंगे आज के चौथे नंबर प्रश्न पे, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं साइंस के। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितने के बराबर होगा? और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें कि कितना डिग्री बनेगा, तो 0 डिग्री कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अब अगर इसमें हम जानकारी की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, किस केंद्र से? वक्रता केंद्र से गुजरती हुई परावर्तक से, किससे? तो परावर्तक से, परावर्तन के बाद, ये सब आप लोग फुल डिटेल्स में पढ़े होंगे। परावर्तन के बाद क्या होता है? उसी पथ से गुजरता है, उसी पथ से क्या होता है? गुजरता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या आ चुका है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। किसकी बात हो रही है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में पूछा जा रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कई बार हम बता चुके हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात आई है तो इसको बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में कहीं कहीं आपको मिल जाएगा विरंजक चूर्ण, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि इसको बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। क्लोरीन गैस का क्या होता है? प्रयोग होता है। क्लोरीन गैस का क्या होता है? प्रयोग होता है, जो कि क्लोरीन ऑप्शन में था ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें कि इस तरह से इसमें और क्या जानकारी जान सकते हैं, क्या पूछ सकता है, तो ब्लीचिंग पाउडर
की जब बात आई है या फिर विरंजक चूर्ण की जब बात आई है, तो ध्यान रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण है शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने पर किससे, क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस के रूप में भी आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन की क्रिया द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किसका, तो ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़। और हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का अगर रंग का बात कर लेगा तो ध्यान रखिएगा कि हल्का पीला रंग होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है, जो कि जल में कम विलय होता है। और इसका जो जलीय विलयन रहता है वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, और इसमें क्लोरीन का ही गंध पाया जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि आ चुका है हमारा 6 नंबर प्रश्न। क्या है 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे कम है। यानी कि जो ऑप्शन में मौजूद है उसके अकॉर्डिंग इसमें सबसे क्वथनांक किसका कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से जो हो जाएगा H2S, ऑप्शन नंबर बी, इसका क्वथनांक क्या है, सबसे कम है। अब यहाँ पर अगर जानकारी की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जल को छोड़कर समूह 16 के आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर क्या होता है, हाइड्राइड का गुण बढ़ता है। किसका गुण बढ़ेगा, तो हाइड्राइड का गुण बढ़ता है, और इससे क्या होता है, क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ता है। तो ये पॉइंट आप इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। वहीं और अगर कुछ जानकारी की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानी के अणुओं के बीच, वो भी लिख देते हैं ताकि आप लोग अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर सके, कि पानी के अणुओं के बीच अंतर आणविक, कौन आणविक, तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन के प्रबल के कारण, किसके कारण, तो प्रबल के कारण क्या होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक जो होता है क्या होता है, अधिक होता है। तो ये रीजन था। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन सबसे कम का पूछा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पे पाया जाता है। वायु प्रदूषण की बात हो रही है, तो देख लेते हैं, फूल पे, पत्ती पे, तना पे, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ज्यादा जो हो जाएगा क्या होगा, प्रायः पत्तियों पर पाया जाता है। पत्तियों पर यानी कि हस्बैंड की बात नहीं हो रही है, फूल पत्तियों की बात हो रही है। तो पत्तियों पर पाया जाता है। ठीक है, वही बात करें और क्या जानकारी इसमें जान सकते हैं कि वायु प्रदूषण। अब आपको ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि वायु प्रदूषण क्या होता है, क्योंकि आप लोग बच्चे तो हैं नहीं। तो वायु प्रदूषण में वायु में उपस्थित पर्टिकुलेट मैटर क्या करता है, यानी कि तत्व जो होता है पत्तियों के रंध्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि पत्ती में भी किसको प्रभावित करता है, तो उसके रंध्रों को प्रभावित करता है। और जब प्रभावित करेगा तो क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होता है। वही बात करें पार्टी, इस तरह से लिख सकते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर में ठोस कण, कौन कण, तो ठोस कण और तरल
दोनों क्या होते हैं? शामिल होते हैं। दोनों शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि आगे क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो आगे आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं वो प्लीज इस चैनल से जरूर जुड़ेंगे, चूंकि आपको साइंस हो, सोशल साइंस हो, या फिर बिहार स्पेशल, मंथली करेंट अफेयर्स, या फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना हो, ट्रेंडिंग टॉपिक कवर करना, हर जीके जीएस का निचोड़ आपको डिटेल्स के साथ इस चैनल पे दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और सारे विषय के प्लेलिस्ट एक बार जाके जरूर चेक करें, बिल्कुल एनसीईआरटी हैं, और मैराथन क्लासेस भी आपको रेगुलर दी जा रही हैं। तो आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, हमारी मेहनत का सपोर्ट दीजिए। चलिए 8 नंबर की अगर हम बात करें तो 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? किसका पूछा जा रहा है? तो सितारों के चमकने की प्रकाशीय क्रिया की बात हो रही। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। तो कहाँ है अपवर्तन? ऑप्शन नंबर सी में। जो अब यहाँ पर वातावरणीय आवर्तन नहीं, इसको क्या कर दीजिएगा? अपवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें जैसे कि और क्या ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि सारे आपको थ्योरी बेस्ड ही बताया जा रहा है बिल्कुल डिटेल के साथ, कि जब इस तरह से जानकारी ले सकते हैं कि जब सितारों से आती हुई प्रकाश की जो किरणें हैं, आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है? वायुमंडलीय विभिन्न परतों से होकर गुजरती है। और जब ये गुजरती है तो क्या होता है? उसका बार बार अपवर्तन होता है। क्या होता है? उसका बार बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। और इसी के कारण तारा भी क्या होता है? टिमटिमाते हुए नजर आता है। तो ये आपको पहले से भी पता होना चाहिए। यानी कि अपवर्तन में क्या होगा कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना ही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या आ चुका है? दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। किसके बढ़ने पे? दाब के बढ़ने पर। तो इसमें से जो राइट आंसर है क्या दिया है देख लेते हैं। बढ़ता है, घटता है, या फिर वही बना रहता है, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब दाब बढ़ेगा तो किसी पदार्थ का उबाल बिंदु जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो बढ़ता है तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है। तो लेकिन ध्यान रखने वाली आपको ये बात है कि दाब के बढ़ने पर इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि उबाल बिंदु की जब बात आई है, उबाल बिंदु या फिर क्वथनांक, ये क्या होता है? दाब के समानुपाती होता है। दाब के समानुपाती होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का उबाल बिंदु क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। वही बात करेंगे कि अगर पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर दाब का मान क्या होता है? दाब का मान घटता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। और इसके कारण क्या होगा? क्वथनांक का भी मान घट जाता है।
वहीं दाब के बढ़ने से क्या होगा, गलनांक का मान भी घटता है। गलनांक का मान क्या होगा, घटता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करें कि आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। 10 नंबर की बात अगर हम कर ले, न्यूलैंड के अष्टम नियम में पहला तत्व है, खाली स्थान है, और अंतिम ज्ञात तत्व है। यानी कि इनका जो अष्टक नियम है उसमें आपसे पहला तत्व पूछा जा रहा और अंतिम ज्ञात तत्व पूछा जा रहा है। तो आपको पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। यानी कि पहला तत्व में कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, और अंतिम ज्ञात तत्व में हो जाएगा थोरियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इन्होंने अपने समय तक के ज्ञात 56 तत्वों को क्या किया था, 8 स्वर के आधार पर 8 तत्वों की श्रेणी में व्यवस्थित किया था। ठीक है, अष्टम नियम के अगर अनुसार तत्वों की व्यवस्था की बात करेंगे तो आप इसमें ये बस ध्यान रख लीजिएगा कि पहला कौन रहेगा और अंतिम कौन रहेगा। ठीक है, वही बात करें कि न्यूलैंड की जब बात आई है, न्यूलैंड, तो इसकी आवर्त सारणी के नियम के अनुसार, आवर्त सारणी के नियम पूछ ले कि अधिकतम, क्या अधिकतम मतलब कि किस तक, कौन सा तत्व तक लागू है, तो ध्यान रखिएगा अधिकतम कैल्शियम यानी कि Ca तक के तत्वों तक क्या है, लागू है, तत्वों तक लागू है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, 11वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, तो कौन सा सहायक होता है देख लेते हैं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए जो है जीवाणु और कवक। तो आज तो हम लोग को कवक कवक खूब मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वही बात करें और क्या जानकारी याद रख सकते हैं, कवक के बारे में तो हम लोग पहले ही जान चुके। जीवाणु की भी बात करेंगे तो क्या है, मृतोपरजीवी है, क्या है, तो मृतोपरजीवी है। ठीक है, और क्या जान सकते हैं, यह जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वहीं अगर बात करें जीवाणु का कुछ उपयोग का, तो जीवाणु का अगर उपयोग की बात हम कर ले तो दूध से दही का निर्माण में क्या हो जाएगा, दूध से दही का निर्माण में लैक्टोबैसिलस उसी का तो एग्जाम्पल आपको दिया गया, या फिर सिरका का निर्माण में, लैक्टिक अम्ल का निर्माण में, ये सब में जीवाणु का उपयोग होता है। एक और इसमें लिख लीजिए क्या, प्रतिजैविक, कौन जैविक, तो प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में भी जीवाणु का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक, उसी तरह अगर कवक का उपयोग पूछ देगा तो कवक का उपयोग आपको पता है कि एल्कोहल उद्योग में ईस्ट जैसे कवक का प्रयोग होता है, अभी हम लोग जान गए। या फिर डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग होगा, तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी कवक का, ये सब अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। पनीर उद्योग में भी एस्परजिलस कवक का प्रयोग होता ही है। तो आगे बढ़ेंगे, ये सब हम लोग कर चुके हैं। 12 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा श्वसन तंत्र का भाग जो है वायु के प्रवाह को बिखरने से क्या करता है, रोकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो रोकता है उपास्थि का छल्ला, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। यानी कि इसको इंग्लिश में कुछ टर्म इंग्लिश में बायोलॉजी का ध्यान रखेंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, क्या हो जाएगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, वही बात करें कि मानव में
प्रमुख श्वसनांग, श्वसनांग इस तरह से लिख सकते हैं, कौन होगा? तब फेफड़ा होता है। ठीक है। और जो मानव में श्वासनाल ग्रासनली के आधार क्या होता है? तल से चिपका हुआ रहता है। तो ये सब तो आप लोग डिटेल में पढ़े ही होंगे, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म की बात करें तो आप ध्यान रख सकते हैं कि श्वास नाल की भित्ति में, इसको लिखिएगा रिंग सॉफ्ट कार्टिलेज उपास्थि के छल्ले, श्वास नाल की भित्ति में हाई लाइन, कौन लाइन? तो हाई लाइन उपास्थि के बने सी के आकार के छल्ले होते हैं। किस आकार के? तो सी के आकार के ये जो छल्ले होते हैं वो बने होते हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और आ गया है, देखिए, न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न। और ऐसे प्रश्न भी काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या है? किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। तो इस स्थिति में आपसे उसका पलायन वेग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा कि राइट आंसर जो है क्या क्या दिया हुआ है। 33 किलोमीटर दिया हुआ है पर सेकेंड, 11, यहाँ 11 जो ये दिया हुआ है बी और सी ऑप्शन, और ये जो यहाँ पर आंसर इसका है ही नहीं दिया हुआ, यानी कि क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है। अब आप लोग का यहाँ पर एक काम रहेगा कि पलायन वेग का सूत्र निकालना है। क्या होता है इसका सूत्र? और इससे आपको इसका मान निकाल के बताना है कि आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ये एक HW आप लोग के लिए रहेगा। वहीं आप बस यहाँ पर एक जानकारी ये लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का जो पलायन वेग होता है वो प्रक्षेप कोण से क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। और पलायन वेग का बात आया है तो आपको पता होगा कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान पूछ लिया जाता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चंद्रमा का पूछे तो चंद्रमा का 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चूंकि पृथ्वी का काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या है अगला प्रश्न? और यकीन मानिए जो आपको प्रश्नों का लेवल दिया जा रहा है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे दिया जा रहा है। प्रश्न आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। कहाँ है? तो देख लीजिए, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। उसी तरह से अगर आपसे एक एटो का मान पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 10⁻18 हो जाता है। पीको का मान पूछ दे तो पीको का मान हो जाता है 10⁻12। नैनो का भी पूछ सकता है तो नैनो का ध्यान रखिएगा 10⁻9। और किसका आपको ध्यान रखना चाहिए? 10⁻6 का भी पूछ सकता है। 10⁻, इस तरह से ध्यान रखिएगा कि माइक्रोन किसका होता है? तो 10⁻6 का होता है। चूंकि ये सब बार बार हैं जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। वहीं यहाँ पर आप एक पॉइंट ये जान सकते हैं कि फेम्टो या फिर फर्मी द्वारा, किसके द्वारा? तो फर्मी द्वारा परमाणु के नाभिकीय त्रिज्या की क्या की जाती है? माप की जाती है।
चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होने वाला है साइंस के 15 नंबर प्रश्न। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जब डी दिया हुआ है एक से अधिक, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरी और लंबाई दोनों का हो जाएगा इकाई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, कितने वर्ष में? तो एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है, वही क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक है। आपसे इसका मान भी पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, तो ध्यान रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये मान बीपीएससी के पीटी में कई बार पूछा जा चुका है, तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपको ये प्रश्न दिख सकता है। वहीं प्रकाश का वेग अगर आपसे पूछ ले तो कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे की बात करते हैं कि आगे हमसे क्या यह पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है कि धारा घनत्व होता है, क्या होता है? इनमें से हमें जानकारी, तो ये जो होता है एक सदिश राशि होता है। कौन सी राशि? तो सदिश राशि। ठीक है। वहीं अगर बात करें तो विद्युत धारा सदिश राशि, विद्युत धारा जो है सदिश राशि धारा घनत्व एवं सदिश क्षेत्र का क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है? तो अदिश गुणनफल होता है। सारे एकदम पॉइंट जो हैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही बताए जाते हैं, क्योंकि प्रश्न ही एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो आपको बताया भी वही जाता है। वहीं सदिश राशि की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों इसमें होता है। और तो इसमें आपको, और सदिश राशि में क्या क्या हो जाते हैं? जैसे कि विद्युत क्षेत्र हो गया, बल त्वरण हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया। जिसमें ब का आ जाता है ज्यादातर, वो क्या हो जाता है? सदिश राशि। इस तरह से लोग ध्यान भी रखते हैं। ठीक है। चलिए आगे की बात कर ले कि आगे क्या प्रश्न है हमसे पूछा जा रहा है। आ गया है अगला प्रश्न हमसे, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है, पूछा जा रहा है। ठीक है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से हो जाएगा घोंघा। क्या हो जाएगा? घोंघा। तो घोंघा तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें क्या होता है? आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण नहीं हो सकता। ठीक है। अगर हम बात करें तो एक चीज घोंघा से ध्यान रखिएगा कि घोंघा जो है नर के रूप में पैदा लेता है, नर के रूप में पैदा लेता है, लेकिन अंततः, अच्छा इस पॉइंट को करिए, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। ये आप लोग को तो पता ही होगा कि ये नर के रूप में क्या होता है? पैदा लेता ही है। ये लिखने की क्या जरूरत है? कुछ और इससे संबंधित बना देते, जो आपको पॉइंट एग्जैक्ट हम समझाना चाह रहे हैं। इस तरह से लिख सकते हैं कि जब कोई घोंघा जो है शारीरिक संपर्क में आते हैं, शारीरिक संपर्क में आते हैं तो जो बड़ा घोंघा मादा तथा छोटा घोंघा जो होता है ना, छोटा
घोंघा वो नर में बदल जाता है। मेन आपको ये पॉइंट बताना था, क्या होता है, नर में बदल जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि कभी भी नर से मादा और या मादा से क्या कहता है, नर में परिवर्तन होता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, जो ये परिवर्तन होता है इस घटना को कहा जाता है डाइकोगैमी। क्या कहा जाता है, डाइकोगैमी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न की बात अगर हम करें तो आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC, यानी ये अपने आकार को बदलने का क्षमता रखता है। वहीं WBC की बात करें तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये आपको पता भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन WBC में नहीं पाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके कारण ही नहीं पाया जाता है तो यह क्या होता है, रंगहीन होता है। कौन, WBC। और ये जो होता है RBC से यानी लाल रुधिर कणिका से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ी होती है। लेकिन अगर कहिए संख्या में, तो संख्या में RBC से क्या होती है, कम होती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न पे सीधे चले जाते हैं। और उससे जाने से पहले आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि सॉल्यूशन बाय PJ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। एक कमेंट की आपसे आशा रहती है कि कैसी आपको हमारी मेहनत लगती है। यकीन मानिए आपको बिल्कुल NCERT प्रश्न और सारे सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं डिटेल्स के साथ। आप चाहें तो एक बार बुक जाके देख सकते हैं कि आपका मिल रहा है या नहीं। प्ले लिस्ट आप जरूर चेक करें। आपको साइंस, सोशल साइंस, बिहार स्पेशल, मंथली करंट अफेयर, मॉक टेस्ट, ट्रेंडिंग टॉपिक, मैराथन क्लास, हर GK GS का नचोड़ सॉल्यूशन मिलता है। और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये नहीं कि फ्री में है तो आपको बस ऐसे ही पढ़ा दिया गया, बिल्कुल पेड बैच जैसा आपको कराया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि, और बाकी आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। चलिए आज के साइंस के प्रश्न पे बढ़ते हैं अगले, जो कि है किसके उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग्स तैयार किए जा सकते हैं। तो ये किए जाते हैं किससे, तो ध्यान रखिएगा, कागज और जूट के उपयोग से। तो ऑप्शन नंबर D होगा इसका राइट आंसर। ठीक, बात आई है कागज की, तो ये आपको पता भी होगा कि कागज जो होते हैं सेल्यूलोज निर्मित होते हैं। कौन निर्मित होते हैं, तो सेल्यूलोज निर्मित होते हैं, जो कि पूर्णतः विघटित होता है प्रकृति में, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, और क्या जान सकते हैं, वहीं अगर बात करें, ध्यान रख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग जो उपयोग होते हैं और उससे जो उत्पन्न, इस तरह से लिख सकते हैं कि उत्पन्न अपशिष्ट को उत्पादन को कम करने के लिए क्या होता है, 3R पद्धति का प्रयोग होता है। अब पूछेगा ये 3R पद्धति क्या हो गया, 3R पद्धति का क्या होता है, प्रयोग होता है। 3R में अगर हम बात करें तो रिड्यूस आ गया, यानी कि कम उपयोग करना। रिसाइकिल हो जाता है, यानी कि पुनः चक्रण करना। और एक हो जाता है रीक्यूज। कौन क्यूज, तो रीक्यूज, यानी कि पुनः उपयोग करना। यानी कि जैसे कि क्या कह सकते हैं, कागज हो गया
प्लास्टिक हो गया, या फिर कांच हुआ, धातु का जो पुनः चक्रण कर करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। यकीन मानिए जो प्रश्न का लेवल आपको दिया जा रहा है ये आपको YouTube में बहुत ही कम चैनल पे देखने को मिलेगा, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, अच्छे से अच्छे कंटेंट देना हमारा काम है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर पी। अगर हम बात करें, क्या पूछा जा रहा था हमसे, पौधा में जब पूछेगा कि संग्रहित कार्बोहाइड्रेट क्या होगा तो स्टार्च, लेकिन जब ग्लाइकोजन की बात आएगी तो ये होगा जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, तब क्या हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, बात करें अगर ग्लूकोज की तो ये क्या होता है, सबसे सरल शर्करा होता है, सबसे सरल शर्करा होता है। और देखिए पांचों ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। वही बात करें और क्या जानकारी, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या ध्यान रख सकते हैं, गन्ना शर्करा, गन्ना शर्करा उसको क्या कहा जाता है, सुक्रोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुक्रोज। और यह ग्लूकोज तथा सुक्रोज जो होता है ये ग्लूकोज और किसका, फ्रुक्टोज का बना यौगिक होता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आ जाएंगे साइंस के आज लास्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो इनमें से पूछा जा रहा है, तो इसमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। ठीक है, वही बात करें तो परमाणु त्रिज्या आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, वही बात करें पॉइंट की तो ध्यान रखिएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्रम ध्यान रखना है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान जो होता है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, तो घटता है। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। वहीं आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तब परमाणु त्रिज्या का जो मान है, परमाणु त्रिज्या का जो मान है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आज के साइंस के प्रश्न आपको कैसे लगे, सॉल्यूशन कैसे लगे, कमेंट में बताइएगा जरूर। सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।